हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और उसका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर एक नया टेक्निक आने वाला है। श्रेणी क्रम में थोड़ा सा हम एक अलग तरीके से जोड़े थे, समांतर क्रम में हम थोड़ा सा अलग तरीके से जोड़ेंगे। ये श्रेणी क्रम से बिल्कुल अलग है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रतिरोध बना रहे हैं और इस प्रतिरोध को जोड़कर आपको दिखाएंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 प्रतिरोध बना लिया। ओके, 3 प्रतिरोध, और इन तीनों प्रतिरोधों को हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो बहुत ही आसान है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आप ध्यान से समझिए कि जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो उनमें क्या करते हैं कि जितने भी प्रतिरोध हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध है तभी कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम रहेगा। तो जिन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है, जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए उनके पहले सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। देखिए हम एक वायर के थ्रू इन सभी प्रतिरोधों के पहले बिंदु को एक पॉइंट पर जोड़ देंगे और इन सभी प्रतिरोधों के दूसरे पॉइंट को एक पॉइंट पर जोड़ लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे। तो ये जो संयोजन हुआ यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं और इन प्रतिरोधों को हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और इनके दूसरे सिरे को एक अलग बिंदु पर जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो संयोजन होता है, इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। यह प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है। तो इसको अगर लिखना अगर आपको हो कि कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए हम बता दें कि लिखें कैसे, कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों के दूसरे बिंदु को दूसरे सिरे पर, मतलब दूसरे सिरे पर जितने भी हैं उनको एक बिंदु पर जोड़ देंगे और इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको हम कहेंगे कि ये समांतर क्रम संयोजन है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपका निकल गया। इन दोनों पॉइंट में पहला सिरा एक पॉइंट पर जुड़ा है, सबका दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर जुड़ा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे कि बैटरी के द्वारा, एक बैटरी यहाँ पर ले लीजिए, एक बैटरी के द्वारा स्विच की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का चित्र है। इनका आप नाम दे सकते हैं। आप इसको ए बी दे दीजिए, इसको CD कर दीजिए और इसको EF। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं AB, CD और EF जो एक दूसरे से समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। अब जब इस प्रकार के संयोजन हम कर लेते हैं, जब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाता है, तो उसके बाद अब इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। समांतर क्रम संयोजन में इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। चलिए मान लेते हैं
कि जो हम प्रतिरोध जोड़े हैं, जो प्रतिरोध हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उनका जो प्रतिरोध है यह R1, R2 और R3 है। मतलब कि हमने R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा है और जिस बैटरी से जोड़ा है उसका वोल्टेज कितना है, V है, और यहाँ पर एक स्विच लग गया K। देखिए हम यहाँ पर R1, R2, R3 इसलिए माने हैं क्योंकि हमको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रतिरोध चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध को जोड़ेंगे तभी तो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या टेक्निक बता रहे हैं, यहाँ पर हम ओम का नियम प्रयोग करने जाएंगे। तो पहले चित्र के बारे में लिखा जाएगा कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ये प्रतिरोध जिस स्रोत से जुड़े हैं उसका जो वोल्टेज है, डीसी जो सोर्स है, वो V वोल्ट का है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। देखिए हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो एक बार पुनः सुन लीजिए कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते समय हम क्या करते हैं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और अब इन दोनों बिंदुओं को एक हम बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमको इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध मानना पड़ेगा, तभी तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम फार्मूला निकाल पाएंगे। तो हमने यह माना कि R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से V वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं और इनको एक K स्विच की सहायता से जोड़ दिया गया है। अब जब बैटरी से सेटअप तैयार हो गया तो इस चित्र के बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। तो हमने लिखा कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और अब हम स्विच को यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन करेंगे और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें धारा बहेगा। देखिए धारा बहा, ये धारा यहाँ पर जाएगा, धारा तीनों जगह क्या हो जाएगा, अलग अलग बट जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें जो धारा जा रहा है वो I1 है, इसमें जो जा रहा है वो I2 है, इसमें तीसरे वाले में जो जा रहा है वो I3 है। तीनों धारा यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ पर धारा आएगा और इसमें I आपका हो जाएगा। इसमें जो धारा आया है I1, यहाँ जो है I2 और इसमें I3, फिर धारा आया कि इसमें, इस प्रकार इसमें धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। अब यहाँ पर समझना है कि धारा, देखिए यहाँ पर जो I धारा इस बैटरी से निकल रहा है, बैटरी से निकलने वाला धारा कितना है, I है, और I धारा जाकर यहाँ पर 3 जगह क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें जो वोल्टेज था वो कितने जगह बढ़ जा रहा था, 3 जगह बढ़ जा रहा था। तो यहाँ आपको समझना ये है कि जब I धारा यहाँ से निकल रहा है और I धारा जाकर यहाँ पर 3 जगह प्रतिरोध में बढ़ रहा है, तो आखिर इन प्रतिरोध पर विभव कितना है। तो समांतर क्रम संयोजन में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि समांतर क्रम संयोजन में जब भी जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को तो उसका जो वोल्टेज होता है वो नहीं बदलता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जब भी आप जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज नहीं बदलता है। यही श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदल जा रहा था, हमने वहां पर बताया था कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदल जाएगा लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलेगा। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं।
तो हमने वहां पर कहा है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उन पर वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनका वोल्टेज एक समान होता है। मतलब कि आपका V वोल्ट की बैटरी है तो इस प्रतिरोध पर भी वोल्टेज कितना रहेगा, V ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहता था, यहाँ पर धारा बदल जाएगा। तो दोनों प्रकार के जो संयोजन हैं, इन संयोजन में एक मुख्य अंतर आप समझ जाइए कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें I आपका कांस्टेंट, I कांस्टेंट रहता है, I नहीं बदलता है, यहां पर वोल्टेज बदलता है, V बदलता है। और जो समांतर क्रम संयोजन है तो इसमें V कांस्टेंट रहता है, V आपका नहीं बदलेगा, I बदलता है। तो ये जो हमारा है ये समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि प्रतिरोधों को जब आप बैटरी से जोड़ते हैं तो उनका वोल्टेज नहीं बदलता है, जितने वोल्ट का बैटरी होगा उतना ही वोल्टेज इस पर आरोपित होगा। हाँ, ये है कि धारा अलग अलग बदल जाएगा। तो हमने चित्र के माध्यम से क्या लिखा कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान सभी प्रतिरोधों पर समान होता है। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध का विभव प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव भी होगा। तो इन प्रतिरोध पर आपका वोल्टेज भी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बदलता क्या है, यहाँ पर बदला धारा I बदलता है। तो जो I धारा है वो यहाँ पर जो आपका टर्मिनल है यह AB, यहाँ पर जाकर ये धारा 3 जगह बट रहा है, I1, I2 और I3। तो वास्तव में जो ये तीनों जगह धारा का बंटवारा हो रहा है वो वास्तव में कौन है, I है। तो I ही कितने जगह बट रहा है, 3 जगह। इसका मतलब कि ये जो तीनों धाराएं हैं इनको हम जोड़ देंगे तो ये I के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम मिटाएंगे और दोबारा लिखेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया तो एक बार पुनः देख लीजिए कि माना R1, R2 तथा R3 ओम के 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। चूंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान सभी प्रतिरोधों पर समान होता है, यहाँ पर सब पर वोल्टेज बराबर रहेगा, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव कितना है, V है। और हम पुनः बता दें कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज नहीं बदलता है, वोल्टेज एक समान रहता है, धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे अब यहाँ पर लिखा जाएगा, माना तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 है। I1, I2 तथा I3 है। यदि बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा
आई हो तो, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कुल कितना धारा प्रवाहित कर रहा है, आई धारा प्रवाहित कर रहा है, और यही धारा कितने जगह बट रहा है, 3 जगह बट रहा है। इसका मतलब कि जो आई है वो वास्तव में क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगा। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आई धारा ही कितने जगह बट रहा है, 3 जगह बट रहा है। ये आई धारा 3 जगह बट रहा है, इसका मतलब कि ये जो तीनों का योगफल है वही यह है, क्योंकि यही तो 3 जगह बट रहा है। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन बन गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम इन प्रतिरोधों पर हम ओम का नियम यहाँ पर लागू कराएंगे, फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों प्रतिरोधों के लिए ओम के नियमानुसार, तीनों प्रतिरोधों के लिए अगर हम ओम के नियमानुसार देखें तो जो ओम का नियम होता है वो होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर देखिए पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए, अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए देखें तो पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज तो ठीक है V है, लेकिन जो धारा है वो I1 है और जो प्रतिरोध है वो R1 है। तो ये हो जाएगा I1 R1, और यहाँ से आप चाहें तो I1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बटे R1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम एक बार पुनः बता दें कि यहाँ पर ओम का जो नियम है, आप ध्यान से समझिएगा कि तीनों प्रतिरोधों के लिए ओम के नियमानुसार, तो अगर हम सिर्फ पहले प्रतिरोध की बात करें, सिर्फ पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध पर अगर हम ओम का नियम लागू करते हैं तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू I1 R1। और यहाँ से आप एक इक्वेशन बना देंगे, अगर I1 का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, V बाई R1, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बनेगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो यहां पर देखिए V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू I2 R2, और यहां से अगर हम I2 का मान निकालें तो V बटे R2 हो जाएगा। सेम चीज है, यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर I का मान निकालें तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, V बाई R होगा। देखिए हम यहाँ पर पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पर भी हमने ओम का नियम अप्लाई किया, तीसरे पर भी हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो तीसरा अब इसी प्रकार लिख दे रहे हैं, तीसरा हो जाएगा I3 इक्वल टू V बटे R3, इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। समझ में आ रहा है, V इक्वल टू आई आर होता है, और अगर हम I निकालें तो V बटे R होता है। तो अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए I1 निकालते हैं तो हो जाएगा V बटे R1, दूसरे के लिए I2 इक्वल टू V बटे R2, और तीसरे के लिए I3 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3। तो इतना आपको बेसिक चीज समझ में आना चाहिए कि हम पहले प्रतिरोध पर भी ओम का नियम लागू किए हैं, दूसरे पर भी लागू किए हैं, तीसरे पर भी लागू किए हैं, और तीनों के लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इधर वाला हम मिटाएं। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो तीनों इक्वेशन लिए हैं आप, V1 जो V से V, I1 R1 से I1 इक्वल टू V बटे R1, यहाँ पर देखिए I1 I2 और I3 का मान निकला हुआ है। हम जानबूझ के इसको इसलिए निकाले हैं ताकि यहाँ पर समीकरण 1 में ले आकर इसका मान रखा जा सके। तो चलिए मान रखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो इसको मिटाया जाए एक बार, और हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 2, 3
तथा 4 से मानों को, किसके किसके मान को, I1 I2 तथा I3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 के बदले में V बटे R1, V बटे R1, I2 के बदले में V बटे R2 और I3 के बदले में V बटे R3, ये हमने मान रख दिया। हम एक बार पुनः बता दें कि हम निकाल क्या रहे हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने मान रखा I1 का V बटे R1 और ये मान रखा गया, ऊपर से V कॉमन कर दिया जाए, तो I इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है, चूंकि 3 प्रतिरोध तो हमने जोड़ा है, तो तीनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा। तीनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अगर हम तीनों प्रतिरोध में कहें कि तीनों प्रतिरोध में कुल कितना धारा बह रहा है, तो तीनों प्रतिरोधों में कुल धारा देखिए I बह रहा है, यही I धारा 3 जगह बढ़कर बह रहा है। तो कुल तीनों प्रतिरोधों में जो कुल धारा है वो I है, और तीनों प्रतिरोधों पर जो कुल वोल्टेज है वो भी है। इसका मतलब कि तीनों प्रतिरोधों का कुल कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कैपिटल R है। इसको आप एक इक्वेशन बना दीजिए, हम लोगों ने 4 बना लिया, इसको 5 बना लेते हैं और यहाँ पर लिखा जाएगा माना परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो R है, तो कुल प्रतिरोध R मिल गया, कुल धारा I है, कुल विभव भी है, तो फिर उस संपूर्ण परिपथ में हम ओम का नियम लागू करेंगे। अतः ओम के नियम से, और अगर हम ओम का नियम यहां देखें तो ओम के नियम से फिर से देखिए हो जाएगा, ओम के नियम से फिर होगा V इक्वल टू IR। अब V क्या है, संपूर्ण परिपथ का वोल्टेज है, I क्या है, तो संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा है, क्योंकि यही I धारा 3 जगह बढ़ रहा है, और R क्या है, तो इस संपूर्ण जो आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसका तुल्य प्रतिरोध है। तो V इक्वल टू IR। अगर यहां से आप I का मान निकालें तो निश्चित रूप से ये आ जाता है V बाई R, और इस I का जो मान आया है V बाई R, इसको हम उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 से I के बदले में हम क्या रख देंगे, V बाई R रखेंगे। V बाई R इक्वल टू, पहले से देखिए मौजूद है V इंटू 1 बाई R1, V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो इसको हम थोड़ा सा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर समीकरण 2, 3, 4 जो था उससे I1 I2 का मान रख दिया, और जब हम मान रख दिए तो मिल गया। अब देखिए हम क्या किए हैं कि समीकरण 5 में जब मान रखे हैं, समीकरण 5 में जब मान रखे हैं तो V बाई R, और इधर हम लोगों को मिला 1 बाई, देखिए यहाँ पर जो समीकरण बना था ना वो I इक्वल टू बना था
इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही आपका समीकरण क्या था, 5 था। हम यहाँ पर किए क्या हैं कि जो I का मान आ रहा है V/R, इसी V/R को इस I के बदले में पुट कर दे रहे हैं, तो V/R हमने रख दिया। यह भी आपका वही भी है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं। अब ये देखिए V से V कैंसिल, क्या मिला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस प्रकार जो ये फार्मूला निकला, यह इस प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला निकल गया, जहाँ पर R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, और R1, R2, R3 इनका अलग अलग प्रतिरोध है। तो यहाँ पर इसको देखने से हमको एक नया चीज़ निकल कर आ रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिए 1/R है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि जो तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, और यहाँ पर हमने देखा कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि आखिर हम इसको निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 प्रतिरोध मिल जाए और वो कहे कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप मान लीजिए कि यहाँ आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, कितना ले लीजिए 6 ओम ले लेते हैं, और ये प्रतिरोध सब जुड़े हैं समांतर क्रम में। अब इसका तुल्य प्रतिरोध अगर कहे तो हमको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो R1 का काम करेगा वो 2 ओम करेगा, R2 का काम करेगा वो 4 ओम करेगा, और R3 का जो काम करेगा वो 6 ओम करेगा, या 8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 ले लीजिए। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के, और इनका हम क्या कर रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं, और देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, तो R1, R2, R3 तो हमारे पास है, हमको निकालना है R। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो R है, 1/R नहीं है, ये एक फार्मूला है। जब हम मान निकालेंगे तो R का मान निकालेंगे, 1/R तो फार्मूले के रूप में है। तो 1/R1 का मान देखिए 2 है, R2 का मान 4 है, और R3 का मान 8 है। तो बहुत सिंपल है। 1/R इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 8 आएगा, 2 चौके 8, 4 एकने 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये 2 हो जाएगा, 8 एकम 8, ये 1 हो गया, 4 2 6, 6 1 7। तो 1/R इक्वल टू मिला 7/8, और यहीं से अगर आप R निकालेंगे, ध्यान दीजिए हमने पहले ही कहा है कि ये तो महज एक फार्मूला है कि जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और हमको वास्तव में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो तो R है। तो जब R का मान निकालना होगा तो इसको यहाँ पर हल कर लेंगे, लास्ट में लेके इसको पलट देते हैं, तो ये R/1 हो जाता है, और R/1 इधर हो जाएगा 8/7, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो R इक्वल टू 8/7 आ गया। तो ये हुआ लगभग 1.1 समथिंग, 1.1 के आसपास इसका तुल्य प्रतिरोध हुआ। अब यहाँ पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध हमने लिया। 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया, और जब तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा तो इनका कुल प्रतिरोध कितना है, तो मात्र 1.1 ओम आया, जो इसके सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या है, छोटा है। तो एक चीज यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नया मिल रहा है कि यदि आप समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं,
यदि आप समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो घटेगा। और इसके उल्टा हुआ था जब हम श्रेणी क्रम में, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जब एक उदाहरण लिया था तो वहां पर हमने देखा था कि तुल्य प्रतिरोध बढ़ रहा है। श्रेणी क्रम में जब हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला था तो वहां पर प्रतिरोध बढ़ रहा। तो बच्चों हमने यहां देखा कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एक बार इसको हम श्रेणी क्रम में लेकर देखते हैं। अगर इसको श्रेणी क्रम में मान लेते हैं कि प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक बार इसको हम श्रेणी क्रम में लेकर देखते हैं इस तरह से, ठीक, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R इक्वल टू देखिए 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये हो जाता 2 4 6 6 8 14 ओम। देखिए कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं प्रतिरोधों को, जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमको अधिक मिल रहा है, बढ़कर मिल रहा है। और जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध देखिए कितना कम हो जा रहा है। और एक बात कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है, सबसे बड़े वाले से बड़ा आता है। और यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो इसके पिछले वीडियो में और इस वीडियो में कुल मिलाकर हमको एक चीज स्पष्ट हो गया कि जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जब प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कितना समझ में आया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, स्वागत है उसके लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,